अदालतों में हैं। जब इनफॉर्मल बात होती है तो जिनके कोर्ट में वो केसेस आते हैं, कोई फैमिली कोर्ट में मान लीजिए, वो खुद उनके मुंह से कई बार निकलता है कि 50% से ऊपर फेक केसेस आते हैं, ये वाले भी और अटेम्प्ट टू रेप वाले। अटेम्प्ट टू रेप में फेक केसेस की रिपोर्टिंग एनसीआरबी की है 15% के आसपास। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि रेप के मामले में 15% जो आरोप हैं फेक हैं। आप किसी जज से मित्र हो, अगर इनफॉर्मल बात होती है, उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि संख्या 50 के आसपास उनको लगती है। दोनों बातें सही हैं। पहली बात ये सही है कि महिलाओं के साथ अत्याचार की इंतहा हो चुकी थी, तब ये सेक्शन बना था, एक्ट बना था। ये भी सही है कि जब एक्ट बना, सेक्शन बना, उसका दुरुपयोग भी कम नहीं हुआ। एक और मामला देखिए, मैरिटल रेप के मामले में भारत में अभी तक कानून नहीं है। इसका सिंपल मतलब है पति अपनी पत्नी का जितनी बार चाहे, जैसे चाहे बलात्कार कर सकता है। ये हमारे कानून में साफ लिखा हुआ है। पहले सेक्शन 375 था आईपीसी में, अब सेक्शन 63 है बीएनएस में। उसका एक्सेप्शन नंबर 2 साफ कहता है कि पति द्वारा पत्नी के साथ किया गया सेक्सुअल रिलेशनशिप रेप नहीं माना जाएगा। पहले था कि 15 साल से छोटी पत्नी है तो मानेंगे, अब है कि अगर पत्नी 18 साल की है या उससे ऊपर है तो नहीं माना जाएगा। 18 से कम की शादी है या पत्नी की उम्र 18 से कम है तो रेप माना जाएगा। पहले 15 था। अब मान लीजिए एक पति अपनी पत्नी से बहुत ही बदतमीजी के साथ रेप करे, बार बार काइंड ऑफ इतनी वॉयलेंस कर दे कि उसको जीना मुश्किल कर दे। भाई प्रेम अलग चीज होती है और मतलब वहशीपन अलग चीज होती है। कोई वहशीपन के साथ ये काम करने लगे। दुनिया के कम से कम 130-40 देशों में मैरिटल रेप अपराध होता है, भारत में नहीं। केवल 30 देश मेरे ख्याल है जहां पर नहीं है, जिनमें अफगानिस्तान, सऊदी अरब सब देश आते हैं, भारत भी आता है उनमें। अब सवाल है कि उस महिला को केस करना है मैरिटल रेप का, वो आरोपी नहीं है भारत में, अपराधी नहीं है, तो किस में जाएगी? वो डोमेस्टिक वायलेंस में जाएगी। मान लो वहां भी राहत नहीं मिल रही है, दबाव बनाना है, किसी तरह से जान बचानी है, 498A लगा देगी। इसका मतलब ये नहीं कि 498A लगाने वाले सब लोग इसलिए लगाते हैं, पर अगर आप जेंडर वालों से बात करें, फेमिनिस्ट लोगों से बात करें, उनमें से कुछ का कहना है कि क्योंकि बाकी उपाय नहीं है तो फिर वो महिलाएं उसका इस्तेमाल करती हैं। होना क्या चाहिए इसमें? एक अच्छे समाज में कोई किसी का शोषण ना कर सके, अत्याचार ना कर सके, ये होना चाहिए। होना ये चाहिए कि 498A जैसे उसमें जब ज्यादती होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि केवल किसी महिला के किसी रिश्तेदार का नाम लेने भर से गिरफ्तारी नहीं होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से डांटा, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसके रूल्स बनाए, मतलब डायरेक्टिव जारी किए। और आज के दिन में 498A के नाम से कोई अगर महिला आरोप लगाती है, रिश्तेदारों को लाइन से नाम लगा दिया, अरेस्ट नहीं होता है। एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होगी, डीसीपी रैंक का ऑफिसर करता है, एसपी रैंक का ऑफिसर। जब तक डीसीपी या एसपी रैंक का ऑफिसर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करके ये ऑथेंटिकेट नहीं करता कि हाँ जेन्युइन रीजन है कि इनको अरेस्ट करना चाहिए, तब तक अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जिस केस की बात आप कर रहे हैं वो केस बहुत ही दर्दनाक है। उस व्यक्ति का वीडियो मैंने भी देखा था। वहां तो मामले कई थे। एक तो ये था कि पत्नी अलग होना चाह रही है। अब दिक्कत है कि पति पत्नी अलग होना चाहें, ये भी अपने आप में बड़ी समस्या भारत में। मतलब अलग होना चाहें सामान्य बात है, अलग होने का प्रोसेस बड़ा मुश्किल है। ईजी होना चाहिए, क्यों इतना मुश्किल करना है? आसान तरीका एक ही है, आपसी सहमति से। सहमति का तरीका अगर आपको अदालत के आसपास की दुनिया का अंदाजा हो, अगर कोई पुरुष चाहे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कि मैं अपनी पत्नी से अलग हो जाऊं, सामान्य स्थिति ये है कि एक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बनती है, फैमिली कोर्ट उसमें सपोर्ट भी करती है, वकील सपोर्ट करते हैं। अगर पत्नी का मन अलग होने का नहीं है, दोनों साथ में रहते भी नहीं पति पत्नी की तरह से, एक घर में अलग रहते हैं, रिलेशनशिप है ही नहीं उन लोगों के बीच में, अलग होने की इच्छा है। अब या तो आप साबित करें कि आपका पार्टनर एडल्ट्री कर रहा है, आप कहाँ से साबित करेंगे भाई? और क्यों जासूस बनने की जरूरत है? अगर आप वैसे भी कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं।
या फिर आप साबित करेंगे वॉयलेंस हुआ आपके साथ, वॉयलेंस हुआ ही नहीं है, बस सहमति नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, इतनी बात है। आप थक जाएंगे लेकिन तलाक मिलेगा नहीं। एक ही रास्ता बचता है अंत में, आपसी सहमति। आपसी सहमति की कंडीशन क्या है? अगर पत्नी की तलाक लेने की इच्छा नहीं है तो पत्नी बेचारी शायद नहीं सोच पाएगी, पर पीछे 4 वकील वहां भी आ जाएंगे, सारे मामा फूफा इकट्ठे हो जाएंगे और वो क्या बोलेंगे कि 1 करोड़ दोगे तो बात करेंगे। मध्य वर्गीय परिवारों में तलाक की जो कीमत आजकल है वो 10 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 70 लाख, ये सुनने में आती है। आप किसी भी अदालत में जाके देखिए, ऐसी बातें चल रही होती है। जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं वो, उसका आरोप यह है कि मुझसे पहले 1 करोड़ मांगा, अब 3 करोड़ मांग रहे हैं होने के लिए, केसेस सेटल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे केस लगा दिए हैं। अब केस लगने से साबित नहीं हुआ केस, अरेस्ट शुरू में हुए, अरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि आप अब कोर्ट को आपने प्रॉमिस किया कि मैं आता रहूंगा और जांच में सहयोग दूंगा, तो अरेस्ट की जरूरत नहीं है उसके बाद। पर अगर आपके ऊपर 5 केस लगे हों और देश के अलग अलग हिस्से में लगे हों और हर 15वें 20वें दिन आपको कहीं ना कहीं अदालत में जाना पड़ता हो, आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? आप जिस नौकरी में, वो नौकरी आपकी शायद नहीं बचेगी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव काम करने की जरूरत यह है कि कानून ऐसे बने जिसमें न पुरुष का शोषण हो सके, न महिला का हो सके। जैसे मेरा मानना है कि तलाक की प्रक्रिया थोड़ी सी आसान होनी चाहिए, उसमें कुछ ऐसी लेयर्स आ सकती हैं कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन जैसे कुछ चीज़ें उसमें आ जाएं, जो भी तरीका हो, सुप्रीम कोर्ट कहे या संसद कुछ रास्ता बनाए। क्योंकि 2 लोग अगर साथ में कंफर्टेबल नहीं है तो उनकी पूरी ज़िंदगी खराब क्यों करनी है? उनको एग्जिट का इजी ऑप्शन दे देना चाहिए। शादी इतनी आसान है भारत में, अलग होना इतना मुश्किल है, विशेष रूप से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन समाज की बात करें जो हिंदू मैरिज एक्ट में आते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है। थोड़ा सा ओपन रिलेशनशिप हो, कंफर्टेबल चीज़ें उसमें हो। और रही बात ये कि महिला ने दुरुपयोग किया, तो मैं तो स्पष्ट रूप से मानता हूं कि अगर किसी भी केस में ये साबित हो जाए कि झूठी शिकायत थी, तो झूठी शिकायत करने वाले को ठीक ठाक सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने कई लोगों का चैन खत्म किया, कोर्ट का समय खराब किया, दूसरे व्यक्ति और उसके परिवार को लगातार पीड़ित किया। कोई मजाक थोड़ा है। तो कोर्ट को इस मामले में सख्त होना चाहिए कि अगर ये साबित हो कि शिकायत झूठी है, तो झूठी शिकायत करने वाले पर ऐसी सजा हो कि बाकी लोग झूठ बोलने से बचे, बहुत बचे। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि कुछ केसेस को देख के इतना मत घबराइए कि दुनिया खत्म हो गई है। अभी भी जो केसेस इस तरह के हैं 498 में, मुझे डेटा एकदम एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे ख्याल से वो संख्या मतलब सिंगल डिजिट परसेंटेज में ही है, तो इतना परेशान मत होइए। तो शादी करो, निश्चिंत होकर आगे बढ़ो, डरो मत। झूठ बात है, क्योंकि मैंने ऐसी पत्नियां देखी हैं जिनकी नौकरी नहीं थी फिर भी छोड़ के भाग गई हैं पतियों को। ऐसी बहुत पत्नियां देखी हैं मैंने। मुझे आज से 20 साल पहले की कहानी याद आ रही है। हमारे ही एक उस समय स्टाफ मेंबर हुआ करते थे, मतलब बहुत छोटे स्तर पे। तो मैंने देखा है कि ऐसा होता है, पत्नी भाग गई घर छोड़ के, और क्योंकि वो इतना गरीब परिवार था, केस तक नहीं हुआ। सोशल मीडिया छोड़िए, ना केस हुआ ना कुछ हुआ। तो मतलब आपकी जो बात है वो ये कि पति ने पत्नी को पीसीएस की तैयारी करवाई और पत्नी पीसीएस बन के ही उसको छोड़ के भाग गई। ये क्या है कि 2 तथ्य केवल आप देख रहे हैं, बीच के तथ्य हमें पता नहीं है। तो मैं वैसे भी इंडिविजुअल केसेस में मेरी रुचि ज़्यादा नहीं होती है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या उसके पक्ष में क्यों बोलूं। मेरा मानना है कि ऐसे मामलों में बहुत सारे पक्ष होते हैं, जिनमें से हमारे सामने 1 या 2 पक्ष आते हैं। हजारों ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नियां तैयारी कर रही हैं, हजारों ऐसी पत्नियां भी हैं जिनके पति तैयारी कर रहे होंगे। आजकल ऐसी पत्नियां बहुत हैं जो कमाती हैं और उनके पति तैयारी करते हैं। ऐसे बहुत केसेस होते हैं, एक तरफा नहीं है, उस तरफ से भी होता है। उनमें से एक आध व्यक्ति ऐसा करता है कि वो छोड़ दे उसको। क्यों छोड़ दिया मुझे नहीं पता, मेरा परिचय है नहीं उनसे। पर ऐसा एक केस जो मैं जानता हूं आज से बहुत साल पहले का, वहां जब छोड़ने की बात है तो उसके पीछे कुछ और फैक्टर्स भी थे। लगाव नहीं है, तकरार की और वजहें हैं, पारिवारिक स्तर पे कुछ संकट चल रहे हैं, ऐसी कई बातें थी। इस केस का मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरल बात इस पर अगर करनी हो, मैं क्योंकि अब 26-27 साल से पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विस के लिए, तो बच्चे बहुत सारे हैं, अब तो बूढ़े हो गए बेचारे जो पढ़ते थे उस समय। एक केस मुझे अच्छे से ध्यान है कि 2 लोगों में अफेयर था,
लड़का सिविल सर्वेंट बन गया, भूल गया, शायद मोटा दहेज मिला उसको, लड़की गहरा प्यार करती थी, उस लड़की ने आज तक शादी नहीं की और उसकी उम्र 45-50 के बीच में इस समय है, पर वो तो मीडिया में आया नहीं कभी, उसकी हम बात क्यों करेंगे। ऐसे भी कई केस जानता हूँ, लड़का लड़की तैयारी कर रहे दोनों, लड़के का सिलेक्शन होते ही दहेज का इतना दबाव आता है उसके ऊपर कि अक्सर 10 में से कम 7, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, 10 में से 7 मामलों में अफेयर खत्म हो जाता है अगर लड़का IAS IPS बन जाता है तो। लड़कियों के मामले में भी ऐसा होता है, वहाँ वजहें आमतौर पर दूसरी हैं, ऐसी वजह मैंने देखी। ऐसे कई बच्चे हैं कि दोनों में कमिटमेंट है, लड़की IAS बन गई, लड़का नहीं बना। अब लड़की के परिवार को ये लालच है कि नहीं हमारा दामाद भी उस लेवल का होना चाहिए, वो छोड़ के चली गई, ऐसे केसेस भी आते हैं। तो एक तरफा तरीके से ये कहना कि लड़के ने पत्नी का खर्चा उठाया और पत्नी भाग गई, बहुत पति भागते हैं। मैं जब DU में पढ़ता था, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो आए यहाँ, उनका इश्क भी हुआ, शादी भी हुई, सब कुछ हुआ, और बाद में पता लगा कि शादी एक पहले वहाँ हो चुकी थी। कितने ऐसे लोग हैं, एक शादी गांव में हुई है, आप शहर में, आपने बताया नहीं किसी को, आपने यहाँ भी इश्क किया, शादी भी कर ली, कोई केस नहीं हुआ, कोई खबर नहीं बनी। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, धोखेबाजी के मामले में ये ठीक है कि महिलाएं भी आजकल कंधे से कंधा मिला रही हैं, लेकिन अभी भी हमारा अनुपात ज़्यादा है, और अगर डरने की ज़रूरत है तो महिलाओं को ज़्यादा डरना है, लेकिन ठीक है, ऐसा ना हो तो अच्छा है। और अगर ऐसी घटना हो तो मीडिया की जिम्मेदारी ये बनती है कि सारे पक्षों को देखने समझने के बाद बात करें। केवल एक घटना से कि खर्चा उठाया और ये भाग गई, इसके बीच के भाई बहुत सारी और चीज़ें भी होंगी ना, वो चीज़ें डिफाइन करेंगे कि मामला क्या था, और जब तक वो चीज़ें नहीं हैं तब तक कैसे हमको दावा करें। ठीक है, तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। पत्नी अनपढ़ है तो दिक्कत ये